वंशानुगत संस्कार और अस्थि का अस्तित्व और रक्त का प्रवाह, उसके आकलन से व्यक्ति का बोध होता है, जिसमें अगर संस्कारों की प्रधानता रहती है और जिसके भीतर परंपरागत रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके उत्साह और उसके चरित्र का ज्ञान किया जाता है। जब हम इस दिशा की ओर बढ़ते हैं तो अपनी मातृभूमि में पलने वाले जितने भी जीव हैं, जन हैं, उनका ज्ञान रखते हैं। वंशानुगत परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जब मैंने 1953 में प्राथमिक की 5वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर पूर्व माध्यमिक विद्यालय अपने जनपद स्थित गाढ़ा, जो कानूनगोई गांव के नाम से था, वहाँ मैं अपने बहुत सारे मित्रों के साथ प्रवेश पा गया। जैसे ही कक्षा 6 में प्रवेश पाया तो अंग्रेजी की शिक्षा वहीं से प्रारंभ हो गई। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी विषय सम्मिलित हो गया था। जब कक्षा में अध्ययन करते हुए मुझे यह ज्ञान मिला अंग्रेजी के अध्यापक से कि लेटर राइटिंग भी पाठ्यक्रम में बच्चों के विकास में सहायक होती है। गांव में जब पत्र लिखे जाते थे, पत्र के प्रारंभ में ही स्वस्ति श्री पिताजी को प्रणाम और अंत में यह रहता था कि आपका आज्ञाकारी पुत्र या भ्राता या पुत्री जिससे भेजने वालों का ध्यान होता था।
अंग्रेजी शिक्षा में पत्राचार का स्वरूप भिन्न हो गया था। लेटर राइटिंग के अंतर्गत प्रधानाचार्य को, प्रधानाध्यापक को किसी विशिष्ट अधिकारी को, अपने पिता को पत्र लिखने की पद्धति में परिवर्तन था। उस समय respected my father से पत्र का प्रारंभ होता था और अंत में your son and your daughter नाम रखा था। जब मैंने लेटर राइटिंग 6, 7, 8 में देखी तो श्रद्धेय मोहन प्रसाद प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने उसमें बदलाव किया और यह भी बताया कि हमारे समय में लेटर राइटिंग का संबोधन और भेजने वाले के लिए प्रक्रिया भिन्न थी। जिन्होंने 1938 30 के कालखंड में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। जब मैं 1956 में काशी में आया, जयनारायण कॉलेज में प्रवेश पा गया और लेटर राइटिंग भी अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में एक अंश के रूप में विद्यमान थी। लेकिन यहाँ का तरीका भिन्न था। टू द प्रिंसिपल, संस्था का नाम, अवकाश के लिए आवेदन पत्र की का स्वरूप और अंत में ये लिखा रहता था, योर ओबीडियंट सर्वेंट। यह परंपरा हमने अपने अध्ययन काल में और अध्यापन काल में देखा। किंतु जब दायित्व का बोध हुआ तो मैं उसके भीतर प्रवेश करने लगा। अतीत के अंतराल में जब मुस्लिम शासन था तो उसमें प्रार्थना पत्र के क्या नियम थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रार्थना पत्र लिखने की क्या प्रक्रिया थी, इसका ज्ञान करने का
मेरे भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि ओबीडियंट शब्द, ओबीडियंट सर्वेंट शब्द कक्षा 9 में ही आ गया था। भारत कथित रूप से आज़ाद हुआ था, लेकिन मानसिकता नेतृत्व की, गुलामी की थी, और सारा परिवेश बना बनाया, धरा धराया, सारा ऊपर से नीच तक वही क्रम था, वही व्यवस्था थी, वही संचालन था जो अंग्रेजी शासन में, कंपनी शासन और ब्रिटिश शासन में अनवरत चलता रहा। हमारे मन में लेटर राइटिंग के अंतर्गत 200 वर्ष पूर्व की स्थिति को जानने का विचार किया। प्रकृति अन्वेषण की थी, प्रकृति अतीत के बोध की थी, प्रकृति अपने गौरव बोध की थी, और वह परीक्षा के लिए भी उपयोगी था, क्योंकि प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र लिखने का भी रहता था। जब हमने अपने प्राचार्यत्व काल में संस्था के कार्यालय में, पुस्तकालय में पुराने अभिलेखों को देखा, तो उसमें पत्रों की श्रृंखला मिली थी। हमारी संस्था में हेडमास्टर प्रमुखता शिक्षा व्यवस्था की, किंतु उसका प्रशासन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में था। यह क्रम 1959 तक चलता रहा, यानी 1960 के प्रारंभ तक चलता रहा, किंतु शासनादेश के द्वारा 1960 में सेक्रेटरी का पद और प्रिंसिपल का पद दोनों को अलग कर दिया गया। हमने 1841 के कालखंड में तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी C.F. काब का जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र पढ़ा और अपने पास उसकी फोटो भी खिंचवा कर रख ली। वह पत्र प्रारंभ होता है माय लॉर्ड, और पत्र में भूमि संबंधी, वित्त संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन करते हुए अंत में यह लिखा रहता था कि योर
मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जब हमने संस्कृत विभाग के हिंदी विभाग के फारसी विभाग और उर्दू विभाग और हिंदी विभाग को के अध्यक्षों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा निर्गत पत्र को देखा, आदेश को देखा, उसमें भी यह लिखा रहता था कि योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। यही स्थिति जो छात्र अध्ययनरत थे, अगर वे अनुपस्थित रहते थे तो उनसे भी जो परीक्षा की जाती थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा, उसमें भी यही उल्लेख रह होता था, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। यानी विद्यार्थी अपने प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखता है, और जो शिक्षण का काम करता है वह भी अपने छात्र से ऐसे ही आदेश का क्रम बनाता है। हमने उसके अनंतर 1854, 1860, 1880, 1890, 1900, 1910 तक के पत्राचारों को देखा। उसमें योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट संबोधन के बाद सब्जेक्ट रहता था। उसके बाद सर आई बेग टू से, यहाँ से शुरू करता था, और अंत में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। डॉक्टर भगवान दास, जिन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था, वह भी उस समय जयनारायण कॉलेजिएट कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके पत्रों में भी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट था। इसी प्रकार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा उनको लिखे गए पत्र में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तमिल साहित्य के महाकवि और भारतीय स्वातंत्र संग्राम के प्रेरणा स्रोत सुब्रमण्यम भारती जी भी अठारह सौ 94 से 95 से जयनारायण स्कूल में प्राथमिक स्तर से शिक्षा ग्रहण करते रहे। पहले प्राथमिक का स्तर कक्षा 1 से 4 तक था,
और मिडिल का स्तर 5, 6, 7 तक था और हाई स्कूल 8, 9, 10 इस क्रम में था। इसका हमने अवलोकन किया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जब हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए तो उन्होंने अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें वही लिखा था, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट सुब्रमण्यम भारती। ये 1991 का पत्र है जो आज भी मेरे पास है। आखिर मुस्लिम शासनकाल में प्रार्थना पत्र लिखने की क्या परंपरा डाली गई थी? उसमें तो जहां पना माई लॉर्ड का ही संबोधन, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा कि 1814 से 1909 ईस्वी के लेटर राइटिंग में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ही था। या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था में ये बोध कराना था कि बच्चे में जब यह प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक पत्राचार की प्रकृति का जो स्वरूप होगा उसी के अनुसार छात्र के व्यक्तित्व का विकास होगा, निर्माण। उस कालखंड में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट विद्यार्थी को प्रधानाध्यापक भी लिखता था। हमने अपने अध्ययन काल में शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान के प्रोफेसर पंडित लालजी मिश्र जी के आख्यान में, शिक्षण में यह सुना कि जब हम बच्चे को अगर तुम कहेंगे तो बच्चा भी हमको तुम कहेगा। इसलिए यह आदत बच्चे के संस्कार में अगर पड़ी रहेगी तो कहीं भी वह तुम का ही संबोधन करेगा। उन्होंने यह कहा था, बच्चे को अगर आप कहिएगा, आप यह काम करो या पढ़ो, तो बच्चा भी आपको आप ही कहेगा।
आज भी वह जो मसीही समाज के लोग हैं, उनके संस्कार में अपने पिता, पत्नी अपने पति को प्यार के भाव से तुम का ही संबोधन करते हुए हमने अनुभव किया। किंतु हिंदी खड़ी बोली में तो दो ही शब्द हैं, एक तो आप, दूसरा है तुम। लेकिन भोजपुरी में रहुआ, तू और ते तीन स्वरूप होता है। गोस्वामी जी मानस में ये व्यक्त करते हैं भगवान लक्ष्मण के द्वारा कि ज्यों राउर अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठा। तो अवधि में भी राउर, भोजपुरी में रहुआ का संबोधन। तो रहुआ श्रेष्ठ के लिए, बराबरी के बोध के लिए तुम, और छोटे लोगों के लिए ते का प्रयोग होता है। लेकिन अंग्रेजी में एकमात्र शब्द यू है। आई आर यू, आर ते, मैं, तुम और वे। लेकिन संस्कृत में वह प्रथम है, तुम द्वितीय हो, अब मैं यानी हम बाद में है। वह प्रथम स्थान पर है। पहले वह के बारे में सोचना हमारी परंपरा और विश्वास है। उसके बाद त्वम, युवाम यूयम, तुम दोनों या तुम लोगों के बारे में सोचना द्वितीय क्रम में है, और अहम आवाम वयम अंतिम क्रम में आता है। हमारे भारतीय संस्कार में तो वह का महत्व पहले है, तुम का दूसरे स्थान पर है, और मैं का अंतिम स्थान पर है। जहाँ मैं लीन रहता है, तुम प्रतीक्षा में, और वह सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। पत्राचार की परंपरा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से जो लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी को कायम रखने के लिए और संस्कृत को विदा करने के लिए जो मैकाले की योजना थी, उसमें संस्थाओं में शिक्षा का ये संस्कार प्रारंभ किया गया।
योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जो कार्य करता है वो अपने अधिकारी को भी लिखता है, योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। जो शिक्षक है वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लिखता है, योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। और जो अधिकारी होता है अपने माता को, अपने छात्र को संबोधित पत्र में योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके व्यवहार में, उसके दृष्टिकोण में परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दासत्व का बोध कराना था। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो 210 वर्ष पुरानी काशी ने उत्तर भारत की प्राचीनतम संस्था है। जयनारायण स्कूल, जयनारायण कॉलेज। इस बात का गर्व तो विद्यार्थी को भी होता है, जिसने वहाँ सेवा दी है उसको भी होता है, और जिसका जितना लंबा जीवन होता है, उत्थान पतन तो होता रहता है। वो तो समय की देन होती है। हमारी शिक्षा में सर्वेंट शब्द को प्रत्येक बालक, युवा और कार्यरत अधिकारी के मन में लगभग 200 वर्षों तक जो घोटाया गया, उसका स्वरूप तो आज भी है, आधार आज भी है। यद्यपि जब भारत के शासन, सत्ता का दायित्व अंग्रेजों को विवश होकर के छोड़ना पड़ा, वो अभी किसके हाथ में गया? जो योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखने वाले के हाथ में सत्ता थी। और जो भारत का विभाजन अपनी लाश पर होने की बात करता था, उसके भी पत्राचार में योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट होता था जब वह विलायत में पढ़ता था। योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिखने वाले अगर जवाहरलाल नेहरू थे तो मोहनदास करमचंद गांधी भी थे। और ब्रिटिश शासन के शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल नेहरू के पत्राचार में भी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ही लिखा जाता था, क्योंकि आय का स्रोत अंग्रेजी शासन था, सत्ता थी। और
मोतीलाल के पिताजी ने भी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट अपने पत्राचार में स्वीकार किया था। मैं तो गर्व से इस आधार पर कह रहा हूं कि हमने अपने संस्था के अभिलेखों में 1814 से और अपने आगमन के काल तक अध्ययन अध्यापन के प्राध्यापन के काल तक कार्यालय की पत्रावली में अपनी आंखों से देखा है। जिसके रक्त में यूरोपीय रक्त का प्रवाह रहा है, जिसकी अस्थियों में यूरोपीय संस्कार रहे हैं, वह भी उसमें है कि नहीं, उसका अंतिम जो अपना वंशज, जो उनका वंशज मानता है, वह यह कहता है कि मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांग। तुम्हारे पूर्वजों के, चाहे पितृपक्ष के या मातृपक्ष के, दोनों को अगर देखने का प्रयास करो तो गंगाधर नेहरू से तुम्हारे तक योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, आई बेग टू इन्फॉर्म यू, पार्डन शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है। तुम्हारे भीतर स्वाभिमान क्या है? वीर सावरकर के पत्र का योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, उसके द्वारा जो दिखाया गया है, जिसको हमने भी सुना, वह पत्र पूछता है कि तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी अस्थि में किसका अंश है? क्या भारत का अंश है? भारत के शौर्य का अंश है या मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट का अंश है? वीर सावरकर अंडमान की जेल में 18 घंटे तेलुगु की पेराई करते थे। अब बैल का काम हथकड़ी और बेड़ी में जकड़े हुए कोल्लू के संचालन का काम करते थे। जब काला पानी के लिए ले जाए जा रहे थे तो जहाज से समुद्र में कूद गए और मीलों समुद्र की लहरें और तरंगों से जूझते हुए
लंबी दूरी पार करके फ्रांस के टापू पर पहुंचे और फ्रांस के शासन से अंग्रेजों के व्यवहार से उनको अंडमान में सजा मिली थी, जिसने 1857 के जो म्यूटनी है या सिपाही विद्रोह है, उसको लगभग 40 वर्ष 45 वर्ष म्यूटनी माना जाता रहा। वह पहले व्यक्तित्व थे, चिंतक थे, भारत माता के सपूत थे, भारतीय चिंतन दर्शन के व्याख्याता थे और भारतीय समाज को संगठित करने के उद्देश्य में अपने परिवार की इच्छाओं को बलिदान करने वाले। उनके पत्र का उल्लेख I beg your most obedient servant दामोदर सावरकर। तुम अपना अतीत, अपने पुरखों का अतीत नहीं देखते हो। जब गंगाधर नेहरू के पहले जहां पनाह का संबोधन सम्राट के लिए तो होता ही था, अपने अधिकारी के, अपने उच्च अधिकारी के प्रति भी जहां पनाह संबोधित किया जाता, और अंत में आपका गुलाम। मुस्लिम शासनकाल में पत्राचार का जो क्रम था, संबोधन के पश्चात गुलाम शब्द था और कंपनी शासन और ब्रिटिश शासन के शासन काल में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, वो सबके लिए आवश्यक था। जो भारत को जान न पाया हो, जो भारत को पहचान नहीं पाया हो, तुम्हारे मातृपक्ष, तुम्हारे पितामही, मातामही के पक्षों को देखो कि क्या उसमें मुस्लिम शासन की संबोधन की प्रक्रिया का संस्कार है, और अपने मातृपक्ष इटली के संस्कारों को देखो कि वहाँ संबोधन की क्या प्रक्रिया होती थी। इसके साथ ही अपने पिता के मातृपक्ष की भी खोज करो कि उनके भीतर किस प्रकार का
संस्कार प्राधान्य में था। मैं जानता हूं कि जब जम्बू द्वीप था, भारतवर्ष था, भारतखंड था, हमारे पास अफगानिस्तान भी था, जहाँ के शकुनी थे, माता गांधारी थी। हमारे पास बर्मा भी था, जो आज म्यांमार हो गया। श्रीलंका भी था। तुम्हारे पितृपक्ष के पूर्वजों ने जो हमारा विस्तार था, संस्कार का, अधिकार का नहीं, उसको किसने खंडित किया? किसने टुकड़े किए? बर्मा को छोड़ा, अफगानिस्तान को छोड़ा, यहां तक कि लौ की राजधानी लाहौर भी छोड़ी। महर्षि पाणिनि का रावलपिंडी भी छोड़ा। रणजीत सिंह का पंजाब भी विभाजित किया और जिस बंगाल ने आधुनिक काल में स्वातंत्र चेतना का बिगुल बजाया, उसको भी पाकिस्तान में बदल दिया और पश्चिम के जो भाग थे वह भी पश्चिमी पाकिस्तान में बदल गए। हमारी नदियां बांट दी, हमारा ज्ञान विभाजित किया, हमारे संस्कार विभाजित किए, हमारी परंपरा खंडित किया। हमने बहादुर शाह के नेतृत्व में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसको म्यूटनी बनाने वाला और काशी के जिलाधिकारी के बगल में हाल में जो अभिलेखागार है, उसमें आज भी म्यूटनी रिकॉर्ड अंकित है, जबकि हमारे मानस में 1857 भारत का प्रथम स्वातंत्र संग्राम वीर सावरकर के द्वारा घोषित किया गया था। वीर सावरकर का तुम अवमूल्यन करते हो। तुम्हारे भीतर काश अगर भारतीय गौरव का रक्त होता, अस्थि होती, तो तुम ऐसा नहीं करते। आज तुम मीर जाफर और मान सिंह की भूमिका में जो देश हैं उनको भारत की परतंत्रता में
ढकेलना चाहते हो, षड्यंत्र में तुम लगे हुए हो। तुमने बांग्लादेश को भी आज उजाड़ दिया है। जिसने उस धरती को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने संस्कार में जिसने अपने प्राणों की बल दी थी, वहां भी तुम्हारे जाल में उनकी बेटी भारत में आश्रित हो गई। भारत अयोध्या के राजा दधीचि का भारत है, जिन्होंने अपना अस्थि दान किया। भारत राजा शिव उसी नर का देश है, जिन्होंने अपने शरण में आए हुए, अपनी गोद में आए हुए कपोत की रक्षा के लिए अपना पूरा शरीर अर्पित कर दिया था। काश तुम्हारे भीतर यह संस्कार होता तो तुम्हारी प्रशंसा होती। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं।